गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए हमारी जो है नई क्लास स्टार्ट हुई है जो कि डेली 10 बजे होती है और 10 क्वेश्चनों की होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग डेली क्या करते हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन को मैं आपको फुल डिटेल से और हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से किस तरीके से बनाया जा सकता है इसके बारे में इस वीडियो में समझाता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो या एसएससी हो या फिर एसएससी जीडी, कांस्टेबल, पुलिस या डिफेंस या कोई अदर एग्जाम जो कि वन डे एग्जाम होते हैं, उनके लिए ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में आज की हमारी क्लास सेकंड है, तो सबसे पहले जो है आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जल्दी से कर देना है। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। कल की वीडियो में आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, ऐसे अपना रिस्पॉन्स बनाए रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, सबसे पहले किस देश ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा करी थी? जल्दी से और एनर्जी से फटाफट आप जो है एक पेपर और पेन ले लीजिए और उस पर अपना आंसर को टिक करते रहिएगा। तो सबसे पहले किस देश ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा करी थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा करने वाला पहला देश जो था वह था अमेरिका। कौन सा था? अमेरिका था, यानी कि इसका ए ऑप्शन बच्चा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अमेरिका ने जो है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा करी थी। उपभोक्ता अधिकार तो आप अच्छे से जानते हो ना, बस लेकिन करी कब थी ये इसके बारे में हमें पता करना है। तो 1962 कब करी थी बच्चा? 1962 में कर दी थी। कब करी थी? 1962। ठीक है, याद रखिएगा कब करी थी? 1962 में जो है करी थी। ठीक है ना। और उपभोक्ता जागरूकता के कार्यकर्ता कौन थे? राल्फ नादेर। कौन थे? राल्फ नादेर थे। याद रखिएगा कि जो राल्फ नादेर थे, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूं, ये है राल्फ नादेर। इन्होंने जो है इस उपभोक्ता जागरूकता के कार्यकर्ता यही थे। ठीक है, अब यहां से आपका 3 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला किस देश ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा करी? आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका। कब करी? 1962 में। किसके द्वारा हुई? राफेल नादेर के द्वारा। किसके द्वारा? राल्फ नादेर के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने वर्ष 1398 में किस शहर में हमला किया और उस समय उस शहर का शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था? तो बताइए कहां और कब? तो लखनऊ इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, लखनऊ के अंदर तैमूर लंग ने वर्ष 1398 में इस शहर पर हमला किया और इस समय लखनऊ का जो शासक था वो नसरुद्दीन महमूद शाह था। अब ये क्वेश्चन बच्चा तोड़ तोड़ के कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज भाई, तैमूर लंग ने कितने कौन से वर्ष में हमला करा था? किस पर? लखनऊ पर। उस समय शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो आपका आंसर होना चाहिए 1398, 1398। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि तैमूर लंग ने वर्ष 1398 में लखनऊ शहर पर हमला करा, उस समय यहां का शासक कौन था? आपका आंसर होना चाहिए नसरुद्दीन महमूद शाह। कौन सा होना चाहिए? नसरुद्दीन महमूद शाह। अब बात ये आती है, तीनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बताइए 1398 में लखनऊ शहर में किसने जो है क्या कहते हैं हमला किया था? उस समय यहां का शासक यानी कि लखनऊ का शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था। आपका आंसर होना चाहिए तैमूर लंग। किसने? तैमूर लंग ने। अब इसको हम लोग समझते हैं कि तैमूर लंग कौन था और नसरुद्दीन महमूद कौन था, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने हर तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तैयार करने की कोशिश करिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तैमूर लंग की बात करेंगे बच्चा, इसे लोहा या लंगड़ा, जिसे तैमूर, तिमूर, तीमूर भी कहते थे। 8 अप्रैल 1336 से लेकर 18 फरवरी 1405 14वीं शताब्दी का एक शासक था ये, जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना करी थी और इसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। ठीक है, काफी बार ये आया भारत पर अच्छे तरीके से कब्जा करने, लेकिन असफल रहा। वहीं मतलब ये भी उनकी तरह था, गोरियों की तरह जैसे, है ना। वहीं बरलस तुर्क के खानदान में पैदा हुआ था और इसके पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों का लोहार थे। ठीक है, भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही ये वंशज था। ठीक है, ये जो था मुगल साम्राज्य जो बसा था ना बाद में बाबर का, उसका ही ये वंशज था। नसरुद्दीन महमूद की बात करें तो नसरुद्दीन महमूद तुर्की शासक था, जिसका शासनकाल 1246 से लेकर 1265 तक चला, काफी लंबा नहीं था। और ये जो है दिल्ली सल्तनत
क्लियर है। तो 1246 में जो है ये गुलाम वंश से मतलब था, दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान बना था कौन, नसरुद्दीन महमूद, और गुलाम वंश से ये था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा जो है 1246 में से सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया, और एक ऐसा सुल्तान हुआ जो कि टोपी सीकर अपनी जीविका निर्वहन करता था। ठीक है ना, मतलब टोपी को सील कर ही अपनी जीवन को निर्वहन करता था, जीवन अपना जीता था। ठीक है, एक ऐसा शासक ये बना, सुल्तान बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज और बोली गई है, एक मिनट रुकिएगा, है ना। ठीक है, तो ये आप सीख गए ना इसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा कि ऐसा कौन सा शासक था जो कि टोपी सील कर अपना जीवन निर्वहन करता था, तो आपका नाम, आपका आंसर होना चाहिए नसरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से करवाया था। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद इसकी जो जीवन था, इसका महत्वपूर्ण साधन कुरान को लिखकर बाजारों में बेचता था। ये आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है ना। तो और भी बहुत कुछ है वैसे तो जानने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री आप जितना जानोगे उतना कम ही लगेगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप अच्छे से जान गए होंगे, मेरी उम्मीद है। कोई डाउट्स हो तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने आज के। क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में हुआ विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टोन थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आंसर बच्चा गलत मत करिएगा, गलत मत करिएगा। अगर हिस्ट्री आपने थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आपको आंसर अच्छे से पता होना चाहिए। तो बताइए कौन थे। तो ये जो लड़ाई की बात हो रही है बच्चा, ये हो रही है 1857। कब की हो रही है, 1857। अरे 1857 याद है या नहीं है, जल्दी से बता दो। 1857 याद है या नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1857, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, तो इस समय प्रधानमंत्री पामस्टोन थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं वो लॉर्ड कैनिंग थे। अब 1857 के विद्रोह में अगर मैं आपको बताऊं, समझाने को ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसका पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, बहुत बार पूछा जाता है। तत्कालीन कारण पूछेगा, चर्बी वाले कारतूस का यूज होना इसका तत्कालीन कारण था। भारत का पहला जो है विद्रोह, भारत का पहला जो है इसको आंदोलन मतलब क्रांति मानी गई थी, आंदोलन तो नहीं कहेंगे, क्रांति कहेंगे। ठीक है, और साथ में जो है क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजी शासन काफी बढ़ गया था। उसके बाद चर्बी वाले कारतूस का यूज हो रहा था, यानी कि अंग्रेज जो है एक नई तरह की बंदूक निकाली, जिसको जिस बंदूक में जो गोली भरने का जो बारूद होता था, जो भरा जाता था बारूद, उसके सिरा यानी कि टोपी टाइप की लगी होती थी, उस टोपी को दांत से काटना पड़ता था। तो जब दांत से काटना पड़ता था तो उसी टोपी पर जो है गाय और सुअर की चर्बी का यूज करा जा रहा था। जिससे क्या हो रहा था बच्चा, जिससे ये हो रहा था कि जो हिंदू थे उनके लिए गाय पवित्र है, और जो मुस्लिम थे वो सुअर को छू नहीं सकते, क्योंकि वो गलत उनके धर्म में बता रखा है। तो वो चीजें थी, तो दोनों इसमें एक साथ देखे गए थे। 1857 में पहली बार ये भी देखा गया था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ देखा गया था, और काफी बड़ा विद्रोह हुआ, लेकिन बढ़ नहीं पाया। और ये कहा जा रहा था अगर ये विद्रोह पूरा सफल हो जाता तो क्या होता, तो अंग्रेज शासन जो था वो 1857 में ही खत्म हो चुका होता। इतना टाइम हमें नहीं लगता, लेकिन ये कुचल दिया गया। काफी बड़े जो है, काफी लोगों ने इसमें साथ भी दिया, लेकिन काफी लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जो कि घातक हुआ हमारे देश के लिए। ठीक है, तो ये था 1857 का। आई होप आप इसे अच्छा से थोड़ा शॉर्ट तो जान गए होंगे। बाकी इसके ऊपर मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें हमें अच्छे से आपको समझाऊंगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय सिनेमा के किस अभिनेत्री को उनकी पहली फिल्म अछूत कन्या, जो कि 1936 में आई थी, के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे करा गया था, देविका रानी सेन, देविका रानी सेने, इनको करा गया था। ये आपको याद रखना है। 1936 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म जो की थी अछूत कन्या। क्या थी, अछूत कन्या। इसके लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करा गया था 1969 में। कब करा गया था, 1969 में करा गया था। ये डेट भी याद रखिएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये बताइए दादा साहेब फाल्के अवार्ड आखिर में होता क्या है, उसको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इमेज में देखिए, ये है कौन, देविका रानी, जिनको भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, और इनकी मूवी का नाम था अछूत कन्या। 1936 में मूवी रिलीज हुई थी, 1969 में ये अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिएगा। चलिए दादा साहेब फाल्के की बात करें,
दादा साहब फाल्के जो है पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति या विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति ने कैसे काम किया, जैसे अमिताभ बच्चन की बात करेंगे उनको दिया हुआ है, ठीक है, उस तरीके से। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित ये 17वां समारोह में पहली बार ये सम्मान जो है अभिनेत्री देविका रानी को मिला था। अभी समझा दिया क्वेश्चन, ठीक है। तब से अब तक ये पुरस्कार जो है हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगर इसके राशि की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है इसके अंदर। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल जो है वो भी दिया जाता है। क्लियर है, समझ गए इसको। आगे बात करें, जॉर्ज बेर्नार्ड शो ऑस्कर के साथ कौन सा पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं? तो ये हैं कौन सा? नोबेल पुरस्कार, यानी कि इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है ऑस्कर के साथ प्राप्त करने वाले ये एकमात्र व्यक्ति हैं जॉर्ज बेर्नार्ड शो, ठीक है, जॉर्ज बेर्नार्ड। ये याद रखिएगा, जो ऑस्कर होता है ना वो और नोबेल पुरस्कार दोनों इन्होंने जीते हैं जॉर्ज ने, ठीक है। ये इनके बारे में आपको याद रखना है। बात हम करेंगे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार क्या होता है? नोबेल पुरस्कार 5 भिन्न पुरस्कार हैं जो अल्फ्रेड नोबेल के 1895 की वसीयत के अनुसार जो है उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार दिया ही उन्हें जाता है जिन्होंने मानव जाति के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करा हो। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो 1869 में उनकी मृत्यु जब हो गई थी तो अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी शेष वसूली योग्यता संपत्ति को 5 पुरस्कारों को स्थापित करने के लिए उपयुक्त किया था और नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने लगा। फिर नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया था, डेट याद रखिएगा, कुछ 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भौतिक, रसायन विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रहा हूं ना बच्चा, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने संसद के 3 दशक लिखे हैं? किसने लिखे हैं? तो ये किसने लिखे हैं, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने लिखे वो है अटल बिहारी वाजपेयी सर, ठीक है। इमेज में मैं आपको दिखा देता हूं सर की, ये देख सकते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी सर जो थे इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने संसद के 3 दशक लिखे हुए हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि किसने लिखे हैं। अच्छा, पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे, इसकी डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पहली बार ये प्रधानमंत्री कब बने थे, ठीक है। तो पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे पॉपुलर, सबसे हिट और सबके दिलों में छा जाने वाले ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनसे जो इनके सामने प्रतिनिधित्व होता था वो भी इनकी तारीफ करता था, वो भी इनसे केवल जलता नहीं था, बस वही है कि आमने सामने है तो वो लड़ता था, बाकी और भी इनसे वो प्रेम बहुत करता था, ऐसे व्यक्ति थे। तो संसद के 3 दशक लिखने वाले ये पहले व्यक्ति थे, पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सर। क्लियर है। चलिए, प्रधानमंत्री का बात करें हमारे संविधान में क्या दिया हुआ है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री परिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नाम मात्र का एक तरीके से देश का शासक होता है। राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास है हमारे देश में, जबकि मुख्य कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। अब देखिए, ये कुछ पॉइंट है जिनको करने को राष्ट्रपति करता है, लेकिन सारा करता कौन है? प्रधानमंत्री। जैसे मंत्री नियुक्ति करनी हेतु अपने दलों के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है कौन? प्रधानमंत्री। अब जो नाम सुझा दिए वो नाम उनको बोलने पड़ते हैं, वो हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नाम की सिफारिश करी गई होगी, अन्यों की नहीं। यही निश्चित करते हैं कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा और वह उनके आवंटित विभागों में फेरबदल भी कर सकता है। वही मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। किसी मंत्री को त्यागपत्र देना या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है प्रधानमंत्री। वही सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रण निर्देश भी करता है। वही अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने, नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकते हैं। मतलब सारी शक्ति हमारे प्रधानमंत्री के पास ही होती है। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक है, का असली काम तो प्रधानमंत्री करता है। क्लियर है। तो ये आप अच्छे से जान गए होंगे।
इसके बारे में, किस देश के इसाबेल पेरोन दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी? किस देश की थी बच्चा? बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, बताइए ये किस देश की थी? तो ये जो थी ऑस्ट्रेलिया का राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमेज में आप जिन्हें देख रहे हैं यही थी वो जो कि थी। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनमें से कौन सा कप फुटबॉल का सबसे प्राचीन कप है? कौन सा है? डूरंड कप। कौन सा है? डूरंड कप। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, डूरंड कप से डायरेक्ट भी पूछ लेता है। डूरंड कप किस खेल से संबंध रखता है? फुटबॉल से। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है डूरंड कप जो मतलब कौन सा कप है जो फुटबॉल का सबसे प्राचीन कप है? डूरंड कप। इसी को घुमाकर पूछ लेता है कि ये बताइए डूरंड कप जो होता है वो किस खेल से संबंध रखता है? तो आपका आंसर होना चाहिए फुटबॉल से संबंध अपना रखता है न। ठीक है, डूरंड कप की बात करें तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत 131 साल पहले हुई थी, 1888 में शिमला में हुई थी। ठीक है, इससे टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम मोहन बागान और ईस्ट बंगाल है। दोनों टीमों ने 16-16 बार खिताब जीते हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों टीमों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। मोहन बागान ने 2000 में और ईस्ट बंगाल ने 2004 में आखिरी बार खिताब जीता था। ठीक है, तो 131 साल पुराना जो है ये टूर्नामेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट की बात करें, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी देना कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा और समझा सकूं। ठीक है, लेकिन एक टाइम का भी क्राइटेरिया होता है ना। अगर मैं मान लो आपको 1.5-2 घंटे की वीडियो दे दूं तो शायद आप नहीं देखोगे अभी। ठीक है ना, तो लेकिन आने वाला समय में 1.5-2 घंटे की भी देंगे, जब हमारे पास हमारे पास और अच्छा होगा, हमारे पास और टेक्नोलॉजी आ जाएगी आप लोगों के सहयोग से, तो हम आपको 1.5-2 घंटे की भी देंगे। क्योंकि मेरा बहुत सपना है कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में पूरी पूरी जानकारी दे देना। हर एक टॉपिक, अगर हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद गौरी के बारे में आपको इतना समझा दूं कि फिर आपको जो है ना दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हालांकि पढ़ने की पड़ेगी, क्योंकि अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 को मैं नहीं समझा सकता, और जरूरी भी नहीं है कि 100 के समझ में आ जाए। ठीक है, ये सत्य भी है, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको ऐसा समझाऊं कि वो 100 में से कम 50-60 को तो समझ आ जाए अच्छे से, बाकियों को भी इतना समझ आ जाए कि पेपर में राइट लगाकर आ जाए सही आंसर पर। ठीक है, चलो, तो मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष अपना आखिरी अभियान खोकर जनजाति के विरुद्ध किया था? 1205 में करा था। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चा, 1205 में। तो शहबुद्दीन उफ मुजुद्दीन महमूद गोरी इसका नाम, मोहम्मद गोरी इसका नाम था। 11वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था ये। फिर 1192 में गोरी साम्राज्य का सुल्तान बना था, ये आपको पता होगा, इमेज में आप देख ही सकते हैं। सेनापति की क्षमता में इसने अपने भाई गयासुद्दीन गोरी जो उस समय सुल्तान था उसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गोरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। ठीक है, और ये कहा जाता है कि इसने जो अपना पहला आक्रमण करा वो 1175 ईसा में किया था। पटना गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गौरी ने 1178 में जो है आक्रमण किया था, किंतु मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से पराजित हुआ था उसके बाद। ठीक है, ये वही गौरी है जिसने पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध करा था। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जान गए होंगे इसके बारे में भी। 1205 इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्न में से किस योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष चुना गया था? किसको? गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा, नाम याद रखिएगा। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। इमेज देखता हूं, ये रही इमेज। गुलजारी लाल नंदा सर जो थे, इनको योजना आयोग का, जिसे आज हम लोग नीति आयोग कहते हैं, उसका पहला अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा सर को। ठीक हो गया, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर। तो ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप इन्हें अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।